हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारे पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेमोर टनल इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन। सो ज़ेमोर टनल बेसिकली कौन से स्टेट में है? अगर हम ज़ेमोर टनल की बात करें तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में ज़ेमोर टनल है और ये बेसिकली जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वो कहाँ से कहाँ तक कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? इसे श्रीनगर से लेकर के सोनमार्ग हाईवे पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सो डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैनोर हैबिट्स, एलिगेंस और सी एलिगेंस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ अ नॉन पैरासिटिक फ्री लिविंग नेमाटोड कॉमनली फाउंड इन सॉइल एनवायरनमेंट्स। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल करेक्ट है कि सी एलिगेंस जो है ये बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिलता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट पैथोजेनिक एंड इट इज़ यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन बायोलॉजिकल रिसर्च एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म। इसे जो है ये बेसिकली कोई पैथोजेनिक नहीं है, इसे यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल रिसर्च में एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है हमारे पास ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कितनी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोनों ही हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ग्रैप क्या है? ग्रैप की अगर हम बात करें, इट इज़ अ फ्रेमवर्क टू टैकल एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड द नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये बेसिकली ग्रैप जो है ये एक फ्रेमवर्क है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में और नेशनल कैपिटल रीजन में, एनसीआर में, दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, GRAP is implemented only during the winter months when air pollution levels in the Delhi NCR is severe। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट, यहाँ पे कह रहे हैं ग्रैप जो है ये इम्प्लीमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ विंटर मंथ्स में जब दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन सीवियर होता है। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ विंटर मंथ नहीं है, अगर ये पूरे साल होता है इम्प्लीमेंट ग्रैप जो है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन जो है दिल्ली में पूरे साल ही ख़राब रहता है, विंटर में कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। पर अगर हम पूरे साल की बात करें तब भी एयर पॉल्यूशन ठीक नहीं रहता, एयर क्वालिटी जो है AQI दिल्ली की सही नहीं रहती है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 की अगर हम बात करें, इट प्रिस्क्राइब्स a set of actions based on air quality categories ranging from moderate to severe levels of pollution। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है, ये प्रिस्क्राइब करता है एयर क्वालिटी कैटेगरीज मॉडरेट से लेकर सीवियर लेवल तक एयर पॉल्यूशन का। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे पूछें कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। सो यहाँ पे कंट्रीज़ का नाम है और यहाँ पे पूछा गया, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज आर मेंबर स्टेट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो मैंने आपके साथ ये कल ही डिस्कस किया था कि SCO मेंबर्स कितने होते हैं और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। सो यहाँ पे जो है क्या है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर किर्ग रिपब्लिक जिसे कहते हैं, ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान। सो अगर हम SCO मेंबर कंट्रीज़ की बात करते हैं, सो यहाँ पे SCO की जो इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये बेसिकली जो इस्टेब्लिश किया था शंघाई 5 कंट्रीज़ ने, S5 कंट्रीज़ ने, एंड एक मेंबर कंट्री और ऐड हुआ था उज़्बेकिस्तान। सो बेसिकली जो शंघाई 5 कंट्रीज़ थी, शंघाई 5 कंट्रीज़ ने एंड उज़्बेकिस्तान ने मिलकर के SCO की एस्टैब्लिशमेंट की थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2001 में। सो ये हमने डिस्कस किया था कि 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया था शंघाई 5 कंट्रीज़ ने, एंड इसके साथ एक उज़्बेकिस्तान ऐड हुआ था, यानी कि टोटल 6 कंट्रीज़ थी। जो फाउंडिंग मेंबर्स जो थे SCO के वो टोटल 6 कंट्रीज़ थी। सो S5 कंट्रीज़ कौन सी थी? शंघाई 5 मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। S5 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ये थी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान एंड रशिया। सो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान एंड ये था रशिया। सो रशिया और उसके बाद इसमें एक और ऐड हो गया था, कौन? उज़्बेकिस्तान S5 कंट्रीज़ थी शंघाई 5, ये 5 कंट्रीज़ थी शंघाई 5, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान एंड रशिया, और इसके साथ उज़्बेकिस्तान भी ऐड हुआ था। उज़्बेकिस्तान फिर ऐड हुआ था देन 2001 में। इन 6 कंट्रीज़ ने मिलकर के इस्टेब्लिशमेंट की थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, SCO की। देन SCO की अगर हम करंटली बात करें तो अगर हम अभी बात करते हैं कि प्रेजेंट में कितने टोटल मेंबर्स हैं SCO में, सो करंट की अगर हम बात करते हैं तो 9 टोटल मेंबर्स हैं और 9 मेंबर कंट्रीज़ हैं SCO की, और 6 कंट्रीज़ तो ये हो गई जो मैंने अभी आपको बताई, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे S5 प्लस उज़्बेकिस्तान, और 3 कंट्रीज़ और कौन सी हैं? इंडिया, ईरान एंड
पाकिस्तान। सो इंडिया, ईरान एंड पाकिस्तान, बस आपको याद रखना है कि अभी टोटल 9 कंट्रीज़ हैं। इंडिया, ईरान एंड पाकिस्तान ये न्यू कंट्रीज़ हैं। एंड S5 प्लस उज़्बेकिस्तान, S5 प्लस उज़्बेकिस्तान एंड इंडिया, ईरान एंड पाकिस्तान। सो ये टोटल जो है 9 कंट्रीज़ हैं, 9 मेंबर कंट्रीज़ हैं SCO की। SCO की एस्टैब्लिशमेंट हुई है 2001 में। इसका जो अगर हम प्रीडियसेसर की बात करें तो प्रीडियसेसर कौन था? शंघाई 5। शंघाई 5 कंट्रीज़ कौन सी थी? शंघाई 5 कंट्रीज़ थी रशिया, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, चाइना एंड तुर्कमेनिस्तान। सो यहाँ पे जो है हमारे पास ये 5 कंट्री, सॉरी तुर्कमेनिस्तान नहीं, ताजिकिस्तान। सो रशिया, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, चाइना एंड ताजिकिस्तान। सो ताजिकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान, चाइना एंड कज़ाकिस्तान प्लस उज़्बेकिस्तान, और अगर प्रेजेंट मार्क है ईरान, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे टोटल 9 कंट्रीज़ ये हैं। अगर हम अब ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ईरान है और तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ताजिकिस्तान है। सो यही अभी मेरे मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ताजिकिस्तान है मेंबर कंट्रीज़ में। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारे पास 1, 2 एंड 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे SCO के प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज पूछ रहे हैं। सो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे ही दे देंगे, जैसे तुर्कमेनिस्तान दे दिया तो ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार, जैसे अभी मुझे हो गई थी। तो इसी तरीके से जहन में रखना है आपको कि तुर्कमेनिस्तान मेंबर कंट्री नहीं है, ताजिकिस्तान है। S5 प्लस उज़्बेकिस्तान प्लस इंडिया, ईरान एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे इंडिया, किर्गिस्तान एंड कज़ाकिस्तान ऑप्शन में है। तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ओनली 3। सो ओनली 3 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C जो है हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ अगर हम अरेंज करते हैं तो इनमें से कौन कौन सी नॉर्थ से साउथ में? ये क्वेश्चन हम सीधे मैप पे करते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा सीधे कि ये कौन से जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो है नॉर्थ टू साउथ में हमें अरेंज करना है। सो नॉर्थ से साउथ में अगर हम देखें मैप पे तो यहाँ पे सबसे नॉर्थ में जो है वो क्या है? दौलत बेग ओल्डी। सो यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी है। दौलत बेग ओल्डी के नीचे अगर हम बात करें इसके साउथ में तो इसके साउथ में हमें नज़र आ रहा है देपसांग प्लान्स। तो सबसे पहले दौलत बेग ओल्डी, ऑप्शन नंबर 2। देन उसके बाद हमारे पास देपसांग प्लेन्स। सो यहाँ पे देपसांग प्लेन्स है इसके साउथ में, जो कि 5th नंबर पे है, 2, 5। देन अगर हम बात करें दौलत बेग ओल्डी, देन देपसांग प्लेन्स, इसके बाद क्या है? गलवान। गलवान हमारा 3rd नंबर पे है। सो 2, 5 और ऑप्शन कौन सा ये है हमारे पास? 1, 2, 5, 1। देन गलवान के साउथ में अगर हम देखें तो गलवान के साउथ में है हॉट स्प्रिंग्स। सो हॉट स्प्रिंग्स जो है गलवान के साउथ में 2, 5, 1। देन 2, 5, 1, 3 और उसके बाद अगर हम बात करें पैंगोंग डेमचोक। सो डेमचोक जो है पैंगोंग डेमचोक ये हमारे पास क्या है? बिल्कुल साउथ में, सबसे साउथ में। सबसे पहले दौलत बेग ओल्डी, फिर है हमारे पास यहाँ पे देपसांग प्लेन्स, देन हमारे पास है गलवान, देन हॉट स्प्रिंग्स, देन पैंगोंग डेमचोक। तो यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस बनेगा वो क्या है? 2, 5, 1, 3 एंड 4। तो 2, 5, 1, 3 एंड 4 जो है ये हमारे पास राइट सीक्वेंस है। सो 2, 5, 1, 3 एंड 4 जो है ये हमारे पास राइट सीक्वेंस है। सबसे नॉर्थ में हमारे पास दौलत बेग ओल्डी, देन देपसांग प्लेन्स, देन गलवान, देन हॉट स्प्रिंग्स, देन डेमचोक। सो यहाँ पे 2, 5, 1, 3, 4 इज़ द राइट सीक्वेंस। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारे पास D है इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। 2, 5, 1, 3 एंड 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following with reference to the 74th Constitutional Amendment Act of 1992। तो 74th Amendment Act की अगर हम बात करते हैं तो 74th Amendment Act ये किसके लिए था? ये बेसिकली ऐड हुआ है कब? 1992 में 74th Amendment Act। और 74th Amendment Act किसके लिए है? म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। एंड अगर हम म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें तो ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 9A। सो पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटीज़ है। एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऐड हुआ था 1992 में। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इम्प्लीमेंट हुआ था 1993 में। है किसके लिए? म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें, द एक्ट डील्स विद द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कौन सा है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ये है पंचायत के लिए। और 73rd अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो ये कौन सा है? पार्ट 9। पार्ट 9 है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 74th अमेंडमेंट एक्ट फॉर म्यूनसिपैलिटीज़ पार्ट 9A। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि करेक्ट कितनी है। तो स्टेटमेंट 2 की अब बात करते हैं तो दिस एक्ट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगी, जब ये पंचायत के लिए है ही नहीं तो ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत की बात कैसे करेगा। सो ये जो है ये ग्राम पंचायत के इस्टेब्लिशमेंट की बात कौन करता है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट
73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जिसका जो बेसिकली फोकस है वो क्या है, लोकल गवर्नेंस, रूरल लोकल गवर्नेंस, और ये क्या है, ये अर्बन लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड है 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी इनकरेक्ट है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट है पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो यहाँ पे अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in urban local bodies is a key aspect of the act। सो अर्बन लोकल बॉडीज ये 74th अमेंडमेंट एक्ट के लिए है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। 3 और 4 जो है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है कि 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है ये बेसिकली इसमें प्रोविजन है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड ST के लिए एंड विमेन के लिए। अच्छा, और कितनी बार जो है कंफ्यूज करने के लिए ये आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ में या फिर पंचायत में, शेड्यूल 9 या फिर पार्ट 9 या फिर पार्ट 9A। सो अर्बन लोकल बॉडी से पंचायत की हम बात करें तो ये जो है रिजर्वेशन की सिर्फ और सिर्फ बात करता है किसके लिए, SCs के लिए, STs के लिए एंड विमेन के लिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये OBC की रिजर्वेशन की बात करता है। सो ये OBC की रिजर्वेशन की बात नहीं करता। ये OBC वाला जो प्रोविजन है ये बेसिकली मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। ये जो है हर स्टेट जो है वो अपने हिसाब से ये डिसीजन ले सकता है कि OBC को रिजर्वेशन देनी है अर्बन लोकल बॉडीज़ में या फिर रूरल लोकल बॉडीज़ में। सो ये जो है मैंडेटरी नहीं है, बट SC का प्रोविजन, ST का प्रोविजन एंड विमेन का प्रोविजन जो है कि इन्हें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होगी इनके लिए, विमेन के लिए, SCs के लिए एंड STs के लिए। सो ये जो है ये मैंडेटरी प्रोविजन है पंचायत का एंड म्यूनसिपैलिटीज एक्ट का। तो ये जो है स्टेटमेंट नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे अच्छा, अगर हम पार्ट हमने देख लिया, पार्ट 9A है। और अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं तो शेड्यूल 12 है म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए एंड शेड्यूल 11 है पंचायत के लिए। सो अगर हम शेड्यूल 11 की बात करते हैं तो शेड्यूल 11 जो है ये पंचायत के लिए, पंचायत 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकती है। एंड अगर हम शेड्यूल 12 की बात करते हैं यानी कि अर्बन लोकल बॉडी 74th अमेंडमेंट एक्ट, तो यहाँ पे जो है ये होता है पार्ट 9 शेड्यूल 12, और शेड्यूल 12 के अंडर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो 18 सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकती हैं। सो यहाँ पे ये फैक्ट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। जो 3 है स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट नंबर 4 जो है ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पे हमसे राइट पूछा था, करेक्ट पूछा था। सो जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ओनली 2, B इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रीन इंडिया मिशन। सो ग्रीन इंडिया मिशन मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ग्रीन इंडिया मिशन जो है बेसिकली क्या है। सो यहाँ पे अगर हम ग्रीन इंडिया मिशन की बात करते हैं, सो ग्रीन इंडिया मिशन इट इज़ वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो है नेशनल एक्शन प्लान की हमने बात की थी, क्लाइमेट चेंज का जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है इसमें जो है 8 मिशंस हैं, और ये ग्रीन इंडिया मिशन जो है इन 8 मिशन में से एक मिशन है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशनलाइज्ड द ग्रीन इंडिया मिशन। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये जिम्मेदार है, इसके जिम्मे है ग्रीन इंडिया मिशन को इम्प्लीमेंट करना। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जिम्मे है ग्रीन इंडिया मिशन को लॉन्च करना, इम्प्लीमेंट करना, ऑपरेशनलाइज करना। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। Then statement number 3, the primary objective of the Green India Mission is to enhance ecosystem services and increase forest cover। So ये statement number 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। कि इसका जो बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ग्रीन इंडिया मिशन का ये क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज को एनहांस करना एंड फॉरेस्ट कवर जो है मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है उसको इंक्रीज करना, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट नंबर 3 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होगा। सो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। सो राइट आंसर होगा 1 and 3। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, 1 and 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following best describes the nature restoration law? सो नेचर रिस्टोरेशन लॉ जो है ये बेसिकली क्या है। अगर हम नेचर रिस्टोरेशन लॉ की बात करते हैं तो ये जो है एक बाइंडिंग लीगल फ्रेमवर्क है, बाइंडिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाइंडिंग लीगल फ्रेमवर्क है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए बाइंडिंग लॉ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे है नॉन बाइंडिंग, सो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लोकल इनिशिएटिव अर्बन प्लानिंग, नो, ये भी नहीं होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D जो है ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, बाइंडिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। सो यहाँ पे जो है अगर हम
रिस्टोरेशन की बात करते हैं, सो ये जो लॉ सेट किया गया, ये बेसिकली इसमें रिस्टोरेशन की अगर हम बात करें तो ये 30% जो है 30% इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन की बात करता है 2030 तक, कि 2030 तक हमने 30% जो है वो रिस्टोर करना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग with reference to the states that are covered under the 6th schedule of the Indian Constitution। So 6th schedule मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है। 6th schedule बेसिकली ये ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, और ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। और ये 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन से, ये मैंने आपको याद भी कराया था ट्रिक के थ्रू, ATMM। सो ATMM ये कौन से स्टेट हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। सो यहाँ पे जो है असम है, असम होगा, लद्दाख नहीं है, मेघालय होगा एंड त्रिपुरा होगा। सो 1, 3 एंड 4 ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड, तो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है एंड एक और कौन सा स्टेट है? 4 स्टेट की बात करता है, एक है मिजोरम। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली 3। हमसे करेक्ट पूछा था, सो यहाँ पे राइट आंसर होगा ओनली 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, या फिर NRC। सो NRC से रिलेटेड अगर हम बात करें, सो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है हमसे। सो NRC वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1971 आफ्टर SM अकॉर्ड वर साइंड। सो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं कि कह रहे हैं कि 1971 में जो है NRC हुआ था पहली बार असम में। तो यहाँ पे फिर क्या कह रहे हैं कि असम अकॉर्ड के साइन होने के बाद, और असम अकॉर्ड की अगर हम बात करें, मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया था, असम अकॉर्ड साइन हुआ था कब? 1985 में, 1985 में। ठीक है, तो असम अकॉर्ड 1985 में साइन हुआ था। और जो NRC की हम बात करें असम में, तो असम में NRC और इसका 1985 का कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। अगर हम ये बात करते हैं NRC जो हुआ था असम में, ये कब हुआ था? ये 1971 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1951 में। और असम अकॉर्ड हुआ था 1985 में, 1985 में हुआ था। और असम अकॉर्ड में बेसिकली जो असम में बाहर से लोग जो शिफ्ट हुए थे, तो उनके लिए असम के लिए कट ऑफ डेट जो है सिटीजनशिप की, वो मेंशन की गई है असम अकॉर्ड के साइन होने के बाद, जो कि ऐड किया गया था सिटीजनशिप एक्ट में 1955 वाले में। ठीक है, सो यहाँ पे असम अकॉर्ड हुआ था, असम अकॉर्ड जो हुआ था 1985 में होता। असम अकॉर्ड के बाद कट ऑफ डेट जो है वो सेट की गई थी। NRC जो हुआ था असम में, ये हुआ था फर्स्ट टाइम 1951 में, ना कि 1971 में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारे पास बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, The primary reason for uploading the NRC in Assam is to ensure economic reforms and electoral functioning। So यहाँ पे जो है स्टेटमेंट नंबर बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये मैंने अभी डिस्कस किया। जो प्राइमरी रीज़न था बेसिकली NRC का, वो क्या किस लिए था? वो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए था, इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए था। और इन्हीं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए वहाँ पे असम में बहुत प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद फिर असम अकॉर्ड साइन हुआ 1985 में। उसके बाद कट ऑफ डेट जो है सिटीजनशिप के लिए वो मेंशन की गई सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। सो ये बेसिकली जो था ये पूरा मामला इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए था, ना कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। सो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, आधार कार्ड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूव सिटीजनशिप फॉर इंक्लूजन इन द NRC। सो स्टेटमेंट नंबर बिल्कुल इनकरेक्ट है। आधार कार्ड जो है वो कोई भी आपकी सिटीजनशिप की को प्रूव नहीं करता है, सिटीजनशिप प्रूव नहीं करता है आधार कार्ड। आधार कार्ड जो बेसिकली बस वो एक आपका आइडेंटिटी कार्ड है कि आप कौन हैं। ठीक है, सो ये आधार कार्ड वो सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड है, वो आपको सिटीजनशिप प्रूव नहीं करता है। सो स्टेटमेंट नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट है। हमसे पूछा यहाँ पे कि करेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे करेक्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। सो जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। सो डी जो है हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। करंट अफेयर्स जो अक्टूबर की पूरी क्विज़ है वो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीकली करंट अफेयर्स भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया है, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।